वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 9 अगस्त है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ हमारे पुराने और नए लिसनर व्यूअर लाइक शेयर और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए ताकि और भी इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें और जो हमारा प्रयास है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज की न्यूज़ में देखिए आप लोगों के लिए बहुत से मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो साथ ही साथ पीटी ओरिएंट जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी कवर है। तो आज का न्यूज़ पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर बहुत से फ्री टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं तो आप लोग उसे टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। तो आप साथ ही साथ वेबसाइट का भी लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको इससे रिलेटेड अंडरलाइन जो पीडीएफ रहता है दैनिक जागरण का तो वो आप लोगों को भेजा जाता है, वहाँ पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से पिक्चर अपलोड किया जाता है, साथ ही साथ टेस्ट क्विज़ कर चलाया जाता है। इवनिंग में डेली टॉपिक दिया रहता है पहले से ही और उस पर क्विज़ इवनिंग में होता है। तो आप सभी चीज़ों का लाभ लीजिए, हमसे जुड़िए और एक बेहतर अनुभव प्राप्त कीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए निशानेबाजी के बिना भी भारत का शानदार प्रदर्शन है, चौथा रैंक भारत हासिल किया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से देखिए कुल कॉमनवेल्थ गेम भारत का शीर्ष 5 प्रदर्शन आप लोग को यहाँ दिया गया है, तो इसे ज़रूर डाटा में पुट कीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर होगा इस वर्ष कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किया था, रैंक क्या था ओवरऑल। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको बार बार पूछने को देखने को मिल जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। और इस बार निशानेबाजी नहीं है, नहीं तो और भी पदक भारत की झोली में होता। तो इस प्रकार से आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंट इसे कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए बिहार में बदलेगी आहट, सरकार बदलने का आहट यहाँ नज़र आ रहा है। तो वो सब तो राजनीतिक जो भी उथल पुथल होगा उससे संदर्भित जो एग्ज़ाम ओरिएंट मेंस पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक होगा उसे कवर किया जाएगा। पर यहाँ पीटी ओरिएंट है, बिहार की स्थिति बताया गया है, यह एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसे ज़रूर आप लोग कवर कर लेना है आप लोगों को ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे भी जो भी रिलेटेड होगा हम लोग फिर एक न्यूज़ कवर करेंगे। हालांकि उससे पहले महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी उस पर एक न्यूज़ कवर किया गया था। इस प्रकार की गतिविधियों में जो सत्ता पक्ष होता है या विपक्ष होता है या कोई भी राजनीतिक पार्टी की भूमिका किस रूप से होती है या दल बदल कानून क्या है, उससे संबंधित बहुत से डायग्राम पर पहले ही कवर किया जा चुका है। तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो व्यू है वो कंप्लीट रहे। और बिहार में जैसी स्थिति बनेगी इस पर क्या दाव पे चलता है तो उससे संबंधित जो चीज़ें फैक्ट होगी, तथ्य होगी, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर न्यूज़ देखा जाए आज के पेपर में यह है आप लोग के लिए मेंस इंटरव्यू। यहाँ से प्रश्न हर हालत में बनते हैं आप लोग के लिए, बहुत वीवीआई श्रेणी का यह क्वेश्चन है क्योंकि जब भी अल्पसंख्यक की बात होगी वहाँ पर चर्चा बहुत बेहतर तरीके से उभरता है, वो प्रारंभिक परीक्षा में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था जो मेरठ के जो कथावाचक है देवकी नंदन उनके द्वारा, और बार बार इनके द्वारा किया भी जाता है। और इससे पहले बहुत बार अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित अर्थात हिंदू अल्पसंख्यक को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देना जहां कम है जनसंख्या, तो इसके संबंध में स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी भी राज्य वार यानी स्टेट लेवल पर ही होनी चाहिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का, न कि
जिला स्तर पर होना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य है, ज़रूर आप लोग देखिएगा, की नोट्स इसे देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड टेलीग्राम पे एक पिक्चर सेंड किया गया है, उसे ज़रूर टाई अप कर लीजिएगा इस न्यूज़ से, ताकि यहाँ पर पिक्चर एक्चुअली होता नहीं है ऐड, इसलिए नहीं तो ऐड कर लिया जाता। तो चलिए देखिए, इनको चुनौती जो दिया गया है किन किन मामलों गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम धारा जो 2C है उसको असंवैधानिक शून्य घोषित करने की बात की गई है इस रिट में। साथ ही 14, 15, 21, 29 और 30 का भी उल्लंघन की चर्चा की गई है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो मौलिक अधिकार के श्रेणी में आते हैं और बार बार प्रश्न यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा और अल्पसंख्यक के संदर्भ में मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के जब भी टॉपिक आते हैं तो आप लोग के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, तो इसे ज़रूर कवर करना है। साथ में देवकीनंदन जी के द्वारा यह भी मांग किया गया कि भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए, किया जाना चाहिए। और अल्पसंख्यक कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिया गया है तो ये क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जिलेवार पहचान करने के लिए गाइडलाइन तैयार किए जाने चाहिए। इससे संबंधित कुछ बातें की गई है जो केरल, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मामले में भी बात की गई थी, जो अल्पसंख्यक की पहचान राज्यवार होनी चाहिए थी, जो वहाँ से यह सब चीज़ें उभर कर सामने आई थी। साथ ही यह माना सुप्रीम कोर्ट की ठोस आधार अगर देता है वादी तो इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिरे से नकार दिया है, ठोस आधार मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए प्रक्रियाएं जारी होगी। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित की नोट्स एग्जाम ओरिएंट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह जानिए कि जो ये मामला गया है वो क्यों गया है, तो ही तो समझ पाएगा कि अल्पसंख्यक है क्या, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक क्या। जो 93 में दिया गया स्थिति, 2014 में दिया गया स्थिति ही केवल अल्पसंख्यक है या उसके इतर भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ बैकग्राउंड फिल्म बन रहा है। तो इसे चलिए देखते हैं राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है। जैसे 6 वर्गों को, जैसे जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि को, पारसी आदि को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है। क्या इसके इतर भी बहुत सी स्थितियां हैं, तो वो जानना सबसे पहले जरूरी है। जैसे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति, तो यह आंकड़े से ही पता चल सकता है। लद्दाख में सिर्फ 1% है हिंदू, मिजोरम में 2.7%, लक्षद्वीप में 2.7%, कश्मीर में 4% हिंदू है। इसके अलावा नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 41.49% हिंदू हैं। तो ध्यान रखने का बात है कि अल्पसंख्यक, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था जब अल्पसंख्यक का दर्जा के संदर्भ में कुछ बातें पहले भी उठी थी। तो अल्पसंख्यक के संख्या के आधार पर परिभाषित करना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो यह क्या स्थिति उत्पन्न करता है, भ्रम की स्थिति में कितनी संख्या बल को अल्पसंख्यक माना जाएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यह आज न कल इस पर विवाद होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आएगा या सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि संख्या अगर डिफाइन हो जाएगा तो कोई भी राज्य या भारत सरकार के स्तर पर हो, केंद्र सरकार के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, उसे डिफाइन करने में आसान हो जाएगा, उसे परिभाषित करने में आसानी हो जाएगी। केवल अल्पसंख्यक को केवल इसलिए अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता कि किसी खास धर्म विशेष के अनुपात में उसकी संख्या कम है। अगर ऐसा होता है तो भी भ्रम की स्थिति कायम होती है और वर्तमान स्थिति यही है। अगर संख्या या प्रतिशत आधारित निर्धारित होती कि 100% का मान लीजिए 10% जो संख्या होगा वो किसी भी धर्म विशेष की बात हो रही है। अगर बहुसंख्यक के अनुपात में किसी धर्म विशेष की संख्या 10% से मान लिया जाए, 10% कम हो तो वो अल्पसंख्यक के दर्जा में आएगा, वो किसी भी धर्म समुदाय से संबंधित हो सकता है। तो किसी राज्य में अगर ईसाई की संख्या अधिक है तो वहाँ पर बनिस्बत जो हिंदू मुस्लिम होंगे या सिख होंगे तो उसे अल्पसंख्यक मान लिया जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में वो देखा जा सकता है, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है तो वहाँ हिंदू, सिख, ईसाई और भी धर्म जो पंथ है वो भी आप अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति होना बहुत ज़रूरी है
नहीं तो यही स्थिति बार बार उत्पन्न होंगी। तो यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं क्या और भी चीज़ें हैं। जैसे भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान नहीं खोल सकते, जबकि संविधान का अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है। 1930 जो है उसके संबंध में बात की जा रही है। तो यह देखिए, यहाँ जब राज्यों के स्तर पर बात की जाती है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पर केंद्र के स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसी के संदर्भ में ये बातें याचिका दायर की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21, तब यह आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो यहाँ पर मामला उठा है याचिका में 14, 15, 21 और 29, 30। तो 14 क्या कहता है? 14 यह कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। जैसे केंद्र में विधि बनता है, वैसे ही राज्य में विधि के समक्ष इसकी समानता होगी, समक्ष इसकी समानता संरक्षण की व्यवस्था होगी। तो याचिका में इसी मुद्दे को उठाया गया है कि जब एक अल्पसंख्यक को केंद्र के स्तर पर समान अधिकार मिला है, तो राज्यों में भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिला के स्तर पर। तो यही बात की गई है। साथ ही में 15 में यह कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित भी किया गया कि अपवाद स्वरूप जैसे महिलाओं, बच्चों, किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को नागरिकों उत्थान के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। हालांकि मूल रूप से यह माना जाए तो केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो याचिका में यही आधार एक दिया गया है, एक आधार ये भी है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अतिरिक्त उसे जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और मेरी नज़र में संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद यही बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिस्टों की संख्या लगभग 40 से 45 हो गई है, जिसमें अनुच्छेद 21 को परिभाषित किया गया है। जैसे जीने का अधिकार, स्वच्छ ऊर्जा का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, नींद का अधिकार, फिर अपनी व्यक्तिगत चॉइस चुनने का अधिकार। इस प्रकार जितने भी अधिकार मौलिक अधिकार श्रेणी में आ रहे हैं, इसके 40 से 45 श्रेणी कैटेगराइज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये सबसे विस्तृत अनुच्छेद हो गया, जिसमें व्यक्तित्व स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है। तो इसी आधार को इस याचिका में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है क्या। माइनॉरिटी कमीशन जो था, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, वो है क्या, इसे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो गठन का इतिहास हम लोग पहले देख लेंगे, उसकी वजह से शक्ति क्या है, संरचना क्या है। जो एग्जाम में से पीटी फैक्ट, या तो आपको जब एग्जाम में से पूछे मेंस या इंटरव्यू में, तो इसके आप लोग आंसर देने के सक्षम हो। तो सर्वप्रथम 1978 में गृह मंत्रालय, ध्यान रखिएगा मंत्रालय कहाँ कहाँ गया है, चेंज हुआ, तो ध्यान रखिएगा, एक अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना करता सर्वप्रथम। यहाँ पर सच्चा कमेटी के बाद स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो वर्ष 1978 में, फिर वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आ जाता है। तो पुनः 1984 में अल्पसंख्यक आयोग, हालांकि उसके बीच में एक अलग आयोग बनता है अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसमें यह जाता है। उसके बाद पुनः 1984 में अल्पसंख्यक आयोग में यह विभाग आ जाता है। साथ में 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियम के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांवैधिक और वैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय बन गया। इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 1992 के एक्ट से किया गया है। इसकी संरचना क्या है, एनसीएम की संरचना क्या है, तो यह एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, अर्थात 1, 1 और 5, अर्थात कुल 7 सदस्यीय सदस्यों यह संगठन है, संरचना इसका है। तो यहाँ से प्रश्न प्रारंभिक में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों से किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए केंद्र के स्तर पर 6 अल्पसंख्यक को दर्जा दिया गया है और राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा विभिन्न रूप से कैटेगराइज है। तो अगर हिंदू को दर्जा नहीं दिया गया है, तो इसमें हिंदू कभी भी शामिल नहीं हो सकता। अपने अल्पसंख्यक की स्थिति जहाँ जिन राज्यों में है, तो उन पर इस संगठन में अपनी बात को नहीं रख सकता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस याचिका में इसके भी संशोधन की बात की गई है। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से उभरी है चीज़ें,
और क्यों ज़रूरी ये इतना है, केवल आप धार्मिक आधार पर इसे नहीं समझिएगा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के संदर्भ में कुछ वैमनस्य उत्पन्न हुआ। ये समझिए कि कितनी अहम मुद्दा है और कितनी ज़रूरी है इसके लिए कुछ व्यापक कदम उठाने के लिए। तो यह आप लोग की एग्ज़ाम, जो भी आने वाला एग्ज़ाम, यहाँ से ज़रूर प्रश्न होगा, इस टॉपिक से ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक। देखिए, पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है, यह यूपी में प्रश्न पूछा गया है और साथ ही साथ एमपी में और बिहार में भी प्रश्न पूछा गया, आरएस राजस्थान में भी यह प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न यहाँ से कितने बार पूछे गए हैं, इस सब चीज़ों से समझ सकते हैं। यूपीएससी कोटेशन भी बना के यहाँ से प्रश्न पूछा गया। नोट आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को, कब, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसमें वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय और जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की घोषणा को अपनाने के प्रतीक स्वरूप यह मनाया जाता है। तो ध्यान, यहाँ प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र एक अभिकल्प लाता है, जिसमें घोषणा करता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा करता है। उसी के उपरांत 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह पीटी में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। साथ ही आप लोग को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो एक्ट है, अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय है के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा है, इससे कोटेशन बनाकर। वर्ष 1993 में प्रथम वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम वैधानिक आयोग, राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया, 1993 में, ध्यान रखिएगा, जिसमें 5 धार्मिक समुदायों को, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को पहले अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। और वर्ष 2014 में जैन धर्म को मानने वाले को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया, अधिसूचित किया गया। तो वर्तमान में कुल 6 जो धर्मावलंबी हैं उन्हें अल्पसंख्यक मानता है केंद्र के स्तर पर। तो वैधानिक राष्ट्रीय आयोग जो गठन किया वो मानता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है और हाल ही में प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम और भी होते हैं वहाँ, तो कितनी बार ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग कवर करते चलिएगा, यहाँ पर प्रश्न ऐसे ही उभरता है। नोट यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं किया गया, हालांकि संविधान में धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। साथ में संवैधानिक संरक्षण, मूल अधिकारों के अंतर्गत संरक्षण जो दिया गया है अल्पसंख्यक को, वो कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29A, 30A और 30(2) में। जैसे यह नागरिकों के लिए कुछ अनुभाग अपनी बोली, भाषा, लिपि के संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। 30A में सभी अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि शिक्षा संस्थाओं के स्थापना प्रशासन का अधिकार देता है। देखिए, आर्टिकल याचिका में इसी संदर्भ में बात की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30(2) में राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित उपबंधित संस्थानों में भेद नहीं करेगा। राज्य सहायता देगा, अनुदान देगा उन संस्थानों को जो अल्पसंख्यक आधार पर गठित किए गए अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उनके शैक्षणिक, भाषाई और लिपि संस्कृति को संरक्षित करने के लिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 17 राज्य भाषा के अंतर्गत भी विभिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है संरक्षण, तो ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही अनुच्छेद 347 के तहत नागरिकों को उनकी भाषा अनुभाग को द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित प्रावधान करता है। 350 क में आपको प्राथमिक स्वर पर मातृभाषा में शिक्षण हेतु सुविधाएं देगी। तो मातृक भाषा भी अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक क्षेत्र से संबंधित जो होंगे वहाँ पर मातृभाषा में समुदाय दे सकता है, वहाँ पर वो बंद करता है। अनुच्छेद 50 ख भाषाई अल्पसंख्यक हेतु विशेष पदाधिकारी और उसकी शक्तियाँ और कार्य निर्धारित करता है। तो 350 ख या बी भी याद रखना है। जैसे 350 के संदर्भ में एक स्पष्ट बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। 325 बी का या ख का बात की जा रही है। इसे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 350 बी के साथ जोड़ा गया, जहां पर यह प्रावधान किया गया जो भाषाई अल्पसंख्यकों विशेष
पदाधिकारियों उनको शक्ति और कार्यों को निर्धारित किया गया। तो इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान करता है। यह अधिकार प्राप्त है, तो किसे अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है पीसीएस में। ध्यान रखिए कितने बार प्रश्न पूछा जाता है इसका कोई गारंटी नहीं है, तो आप लोग इसे जरूर इसे कवर कीजिएगा ताकि आप लोग को जो भी प्रश्न है पूछा जाए और उसे कवर किया जा सके। आप लोग नोट याद रखिएगा, अल्पसंख्यक अगर अल्पसंख्यक के संदर्भ में बहुत सी योजनाओं का नाम पूछता है तो उस्ताद योजना यह अल्पसंख्यकों को परंपरागत कला के संरक्षण और उनके कौशल विकास हेतु चलाया गया था। हमारी धरोहर हमारी संस्कृति के संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदाय के विरासत के संरक्षण के लिए योजना चलाया गया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब योजनाएं हैं और आप लोग को जब भी अल्पसंख्यक के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो ये सब योजनाओं को आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं क्या अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया गया है। साथ ही नई मंजिल मदरसा छात्र मुख्य धारा छात्र के मध्य कौशल अंतराल को कम करने हेतु चलाया गया था नई मंजिल योजना। साथ ही सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों को मध्य रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास आधारित केंद्रीय क्षेत्रक योजना था। यह नई रोशनी एनजीओ जो है के माध्यम से अल्पसंख्यकों को महिलाओं को नेतृत्व क्षमता प्रदान करना था नई रोशनी। तो ध्यान रखिएगा इतनी योजनाएं महत्वपूर्ण रूप से थी। उस्ताद, हमारी धरोहर, नई मंजिल, सीखो, नई रोशनी। तो इस प्रकार की योजनाएं बार बार आप लोग को प्रश्न में पूछ सकता है। साथ ही साथ अन्य योजनाएं जैसे जियो पारसी, पठो प्रदेश, नालंदा योजना, अल्पसंख्यक साइबर ग्राम, प्रधानमंत्री 15 बिंदु प्रोग्राम, साथ ही साथ मौलाना आज़ाद सेहत योजना। तो ये सब अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रही है और उससे संबंधित बहुत से आप लोगों को और भी योजनाएं देखने को मिल जाएगी। इतना ही काफ़ी है, अगर इतना इनपुट कर देते अपने आंसर आईटी में तो आपका आंसर बहुत ही उन्नत हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, इसे की नोट्स कवर कर लीजिए। साथ ही देखिए टेलीग्राम पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपको 1 से लेकर 8 तक जो टॉपिक कवर किए गए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में उस टॉपिक को राइट डाउन करके सेंड किया गया है। तो उन सभी पर आप लोग की नोट्स बनाइएगा, देखिएगा प्रश्न आपको वो पीटी में रहे या मेंस में रहे या इंटरव्यू में रहे, इन्हीं टॉपिकों से इर्द गिर्द प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो विश्वास के साथ आप कायम करके इस टॉपिक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को पढ़िए। ये कंप्लीट पैकेज है आप लोग के लिए, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। इसके इधर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को न पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि यही आप लोगों को पढ़ना रहता है किताबों में। जैसे आपको अगर अल्पसंख्यक पढ़ना है तो जाके पॉलिटी के मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में पढ़ना होगा। साथ ही अब जाके अल्पसंख्यक आयोग है वहाँ जाके पढ़िएगा। पर यहाँ पर सब एक साथ मर्ज करके दे दिया जाता है, तो चीज़ें बस कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है आपको। बस ये कंप्लीट पैकेज देता है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस। तो विश्वास के साथ आप लोग इसका अध्ययन कीजिए और अपने अध्ययन शैली में शामिल कीजिए, आपका इसका परिणाम बहुत बेहतर मिलेगा। और हमारे टॉपर इसका विशेष योगदान क्या रहा है, अपने टॉपर्स का व्यू जरूर जानिए। जितने भी टॉपर्स रहते हैं उसमें आपको करंट अफेयर्स से संबंधित टैगिंग करके अपना सब्जेक्ट को कवर करने की बात करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोगों को पीटी ओरिएंट एक टॉपिक न्यूज़ मिलेगा यहाँ से। जैसे पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जब बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई, 3 डोज लगाने वाले होंगे, जिसमें राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा निषाद ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा जो H9 और N2 जो वर्गीकरण होता है वायरस पर प्रभाव पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है और इसका असर 6 महीने तक लगता है जब मुर्गियों को लग जाता है। इससे संबंधित तो कौन इस डोज स्वदेशी वैक्सीन को तैयार किया है, तो यह प्रश्न पूछ सकता है। निषाद किया है जो भोपाल में स्थित है, संगठन है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक में। नेक्स्ट है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल आप लोग जरूर है एक नॉलेज व्यू के लिए इस जनादेश के प्रति सहनशीलता हो, विपक्ष की सुने सरकार, वेंकैया नायडू जो उनका कार्यकाल 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो कल भाषण दिया गया है, विदाई भाषण दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राज्यसभा में। तो जरूर इस वीडियो को यूट्यूब पर आप लोग देखिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। वक्ता कैसे होना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति जो जवाबदेही पद पर रहता है तो उसके प्रति लोगों का नज़रिया कैसा होता है और वो किस रूप से जवाबदेह हो सकता है, तो इसके संदर्भ में कल भाषण दिया गया है। सॉरी, अभिभाषण नहीं, राज्यसभा में एक
इनके लिए एक विदाई समारोह के रूप में एक सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। तो जरूर इस वीडियो को जाकर सुनिएगा ताकि आप लोगों को एक एस्पिरेंट के तौर पर जानने समझने का मौका मिल सके। नेक्स्ट है, देखिए, बिजली कंपनी चुनने में होगी आज़ादी, करे प्रतीक्षा। इस रूप से आया है न्यूज़, जिसमें विपक्ष के द्वारा जो बिजली संशोधन विधेयक संसदीय समिति को सौंपा गया है। तो जो बिजली संशोधन विधेयक पारित करने की बात की जा रही थी लोकसभा और राज्यसभा, तो इसे लोकसभा में पारित कल लाया गया, जिसे हंगामा बहुत हुआ, जिसमें आपको संसदीय समिति को सौंप दिया गया, जहां यह जो इस कमेटी द्वारा अगर अप्रूवल दिया जाता तो पुनः इसे लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा, तब इसे पास करने की उम्मीद कायम होगी। तो इससे रिलेटेड एक और भी संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ लोकसभा में, तो यह इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2000 जो विधेयक है पारित किया गया 2022। तो यह देश के रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने अहम योगदान देगा। लास्ट कल ही के वीडियो में ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा कितनी है, उसकी क्षमता क्या है, रिन्यूएबल ऊर्जा कितनी है, इसके संदर्भ में वीडियो बनाया गया था, कवर किया गया था न्यूज़ को। तो देखिए, आप उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा ताकि बैकग्राउंड की जो चीज़ें स्पष्ट हो जाए। इस विधेयक में दो चीज़ें चर्चा की गई, जैसे पेरिस समझौता, ग्लासगो ब्रिटेन में जो समझौता हुआ है, जो ब्रिटेन में जो सम्मेलन हुआ है 2021 में, उसके संदर्भ में चर्चा किया गया। तो भारत उसके संदर्भ में क्या प्रतिबद्धता, इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। इसके की नोट्स को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया इससे पूर्व, यह यूपीएससी में हो या पीसीएस स्तर पर या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पर यह प्रश्न किया गया है। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है यह, इन्वायरमेंट के दृष्टि, पर्यावरण की दृष्टि से, और यहाँ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 तक 195 देशों ने सरकार ने पेरिस फ्रांस के सम्मेलन में जुटी और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक जलवायु परिवर्तन पर नए वैश्विक समझौते को संपन्न किया। तो कब? 30 से 11 दिसंबर 2015 195 देश पेरिस फ्रांस में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन में एक समझौता करता है। वर्तमान में इस पेरिस समझौते पर कितने लोग हैं? 197 देश शामिल हैं, जिसमें सीरिया इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आखिरी देश है या अंतिम देश है। साथ ही ध्यान रखिएगा 197 देश इस समझौते के तहत शामिल है, जिसमें 189 देशों ने इस समझौते औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है, जबकि रूस, तुर्की और ईरान जैसे कुछ प्रमुख देश हैं जो अभी भी इस समझौते के औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए। हालांकि बीच में ट्रंप प्रशासन के दौरान इस समझौते से अमेरिका बाहर होता है, फिर पुनः इसकी वापसी होती है। तो ये हमेशा यह देखने को खबर में रहा है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज़, तो इसे ज़रूर कवर करना है सभी दृष्टि से। इस समझौते में क्या किया गया, उद्देश्य क्या था? वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफ़ी हद तक कम करना था तथा इस सदी के वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्ण औद्योगिक स्तर, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है, इसका लक्ष्य रखा गया था। साथ ही में तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 2 डिग्री याद रखिएगा और एक 1.5 डिग्री, 2 डिग्री जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसे कम करना और 1.5 डिग्री तक के स्तर को बनाए रखना। तो यह बात की गई है पेरिस समझौता में। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर करता है। तो कब करता है? 2016 में। यह पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में कितनी बार ही इससे प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। फिर से पुनः बार बार ये सब प्रश्न रिपीटेड प्रश्न होते हैं। साथ ही भारत ने INDC के सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 में 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य शामिल किया है। तो जो राज्यों का स्तर लेवल होता है जो पेरिस समझौता में निर्धारित किया गया है, तो उस पर वर्ष 2005 के स्तर पर 2030 तक 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन वृक्षारोपण के माध्यम से 2 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास सृजित करना है भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का भी लक्ष्य भारत रखा है।
अब जो COP26 हुआ है ग्लासगो में हुआ 2021 में, तो यह 31 अक्टूबर और 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले जो हुआ है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है, यूके द्वारा किया गया, उसके ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया था। कब? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 को। इसके COP26 में लक्ष्य रखा गया UNFCCC जिसे बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क जो रखता है उसमें 4 लक्ष्य निर्धारित किया है COP26 ग्लासगो में। वो क्या है? तो 2050 तक नेट जीरो को लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही दूसरा लक्ष्य किया है समुदाय और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूलन स्थिति कायम करना। साथ में वित्त प्रबंधन जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया वित्त पोषण का सभी विकासशील देशों अल्प विकसित देशों को देने के लिए, विकसित देशों इसके लिए तीव्र रूप से कार्य करना, जल्द से जल्द इसे धन आवंटित करना या वित्त प्रबंधन, ताकि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोई ठोस कार्य किया जा सके। साथ ही साथ मिलकर लक्ष्यों को पूरा करना, यह COP26 का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। साथ में हम लोग बात करते हैं भारत की 26 में भारत की प्रतिबद्धताएं, 5 प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया जिसमें महत्वपूर्ण है। जैसे क्या है 5 प्रतिबद्धताएं? जिसमें वर्ष 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक ले जाना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़ा आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा और 1-2 यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकता को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना, अर्थात जो हम लोग ताप विद्युत ऊर्जा उपयोग करते उसकी जो प्रतिशतता उसको कम करते हुए 50% ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा के साथ प्राप्त करना है। और देखिए अब पिछला आंकड़ा बहुत दिया जा चुका है लास्ट वीडियो में, तो आप लोग उसे भी टाई अप करके जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोप की बात हो रही है। सारे आंकड़ों की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसी के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते जाइए और सबको टैली करते जाइए, की नोट्स सभी पर बनाते जाइए और विश्वास रखिए कंप्लीट पैकेज आप लोग के लिए होगा पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट की दृष्टि से। अब तक वर्ष 2030 तक शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कटौती करना, यह भारत का लक्ष्य है। 2030 तक 1 बिलियन टन का कटौती करेगा। साथ में वर्ष 2070 तक भारत लक्ष्य रखा है अपना कार्बन न्यूट्रेशन होने का, नेट जीरो जो कार्बन जीरो है वो आपको 2070 तक, परंतु COP26 में 2050 तक रखा है लक्ष्य। क्योंकि विकासशील भारत है, देश है, तो उसमें भारत अपने 20 साल का समय लिया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विकासशील देशों में सबसे पहले यह मानता है, तो यह लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए पीटी के ओरिएंट से। तो ये सब प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। साथ में इसी सम्मेलन में भारत ने क्लाइमेट इक्विलिटी मॉनिटर एक कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में जलवायु समानता पर जोर दे रहा है कि बात करता है। भारत क्लाइमेट इक्विलिटी मॉनिटर के संदर्भ में कॉन्सेप्ट देता है। साथ ही भारत ने 2022 के अंत तक 125 गीगावाट तथा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा था, जिसे बहुत हद तक प्राप्त भी कर लिया गया है। इसके लिए आप लोग को देखिए इस बार इससे प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। इस बार इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर इस टॉपिक से होगा, वो पीटी में रहे या मेंस में रहे या इंटरव्यू में, जब ये टॉपिक कवर होता है तो वहाँ भी आप लोग को देखने को मिलता है। देखिए लोकतंत्र में अध्यादेश के जरिए नहीं होना चाहिए शासन, आरिफ मोहम्मद के द्वारा जो केरल के राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इससे रिलेटेड की नोट्स दिया गया है, तो आप लोग जरूर इसे कवर कर लीजिएगा। इस पर विस्तृत न्यूज़ हम लोग फिर से पुनः जब इस पर चर्चा परिचर्चा और विस्तृत हो जाएगी तो सारे डायग्राम पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए सारे न्यूज़ को नहीं कवर किया जा सकता है। अगर 2 ही 3 न्यूज़ को कवर करते हैं तो विस्तृत न्यूज़ आपका वीडियो हो जाता है 30 से 35 मिनट। अगर सारे न्यूज़ महत्वपूर्ण न्यूज़ों को कवर किया जाए तो यह वीडियो 1.5 से 2 घंटा का चला जाएगा, जो आप लोग के लिए भी हार्डलेस हो जाएगा, हार्डफुल हो जाएगा, हमारे लिए भी। तो इसलिए टॉपिक बाय हम लोग कभी यह टॉपिक आएगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी की दृष्टि से, उसमें हम लोग कवर करेंगे। जो अध्यादेश की राजनीति है या अध्यादेश का कॉन्सेप्ट है, केंद्र के स्तर पर या राज्यों के स्तर पर कितना उचित है कितना अनुचित है,
यह लोकतंत्र के लिए कितना खतरा की स्थिति पैदा करता है और कितना क्या इसके संदर्भ में दिशा निर्देश है, तो इस पर सभी चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो इसके संदर्भ में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, तो महत्वपूर्ण बातों को आप लोग कवर कर लीजिएगा। जब PDF आप लोग को दिया जाएगा तो हम लोग बात करेंगे उसके आगे, जब इस पर और भी विशेष न्यूज़ आ जाएगा। तो देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक मंजूर कर लिया गया है, तो अब पास हो जाएगा। जो रेलवे परिवहन, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है, इसे गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की बात की गई है और बड़ोदरा में इसकी स्थापना भी डिम्स विश्वविद्यालय के रूप में क्या दर्जा मिला है। तो आप लोग को यहाँ PT प्रारंभिक परीक्षा के रूप में पूछा जाएगा और आपको रेलवे में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ आप लोग को कवर करने के प्रश्न ऐसे ही उभरते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे विशेष अनुरोध है। साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ भी है, जनसंख्या विस्फोट विकास के लिए बाधा है, नियंत्रण कानून मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट ने देवकीनंदन की याचिका पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया गया है और इससे पूर्व एक बार नोटिस जारी हो चुका है वर्ष 2020 में, तो पुनः नोटिस जारी किया गया। तो इसके संदर्भ में जनसंख्या विस्फोट के संदर्भ में तो देखिए कुछ बातें आंकड़ा रखी गई है, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। और जनसंख्या विस्फोट के संदर्भ में एक बार वीडियो बन चुका है, लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जो अगस्त में वीडियो हुआ उसी में किसी में टॉपिक आप लोगों को दिया है, देखिए उसी में कवर किया गया है। तो आप लोग उसे वीडियो को देख के उसके सारे डायग्राम को देख लीजिए। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या क्या होती है, इसके संसाधनों का ह्रास कैसे होता है और विकास के लिए बाधा कितनी है और क्या विकास में यह सहायक हो सकता है, सभी डायग्राम पर चर्चा किया जा चुका है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही जनसंख्या विस्फोट के लिए कुछ डाटा दिया गया अमेरिका के संदर्भ में, जो भौगोलिक जो अमेरिका 1/3 रखता है कुल भूमि का, पर जनसंख्या की दृष्टि से वो वृद्धि दर 8 गुना भारत इससे 8 गुना वृद्धि करता है। अमेरिका में 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं प्रतिवर्ष, जबकि भारत में 86,000। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब संदर्भ में न्यूज़ को देखना, कवर करना, ताकि और भी चीज़ें आगे बढ़ सके। देखिए न्यूज़ इतना ही है, और भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे PT को कवर किया जाएगा ताकि और भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको साथ में हम लोग लेते चलें। देखिए एक न्यूज़ नीचे है, जो आप आइएगा यहाँ पर देखिए